हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए आलमनगर आया और आलमनगर में हमें एक ऐसे शख्स के बारे में पता चला जो राजनीति से फिलहाल आप उन्हें दूर मान सकते हैं, लेकिन राजनीति ने उन्हें अछूता नहीं छोड़ा है और राजनीति गलियारे में उनका नाम ऑटोमेटिकली एक उम्मीदवार के तौर पर देखा जाने लगा है। हालांकि वो इस बात से अभी भी खुद को अनभिज्ञ मान रहे हैं और बीते सिर्फ 5 साल में उन्होंने जो इस क्षेत्र का कार्यकलाप किया, समाज सेवा किया, उसका असर है कि उनका काम चीख चीख कर बोल रहा है। हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं। विक्रम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और आपने वक्त दिया। जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया है कि आपका नाम आलमनगर विधानसभा में पूरा गूंज रहा है और आप कह रहे हैं कि मुझे तो पता नहीं, मैं तो एक समाज सेवा हूं और थोड़ा बहुत काम कर लेता हूं। पेशे से आप डॉक्टर थे और समाज सेवा में आ गए। कैसे ये सब आपको लग रहा है और कैसे ये सब हुआ? नहीं, ये मैं पिछले 5 साल से मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ ऐसे ही रखा रह जाएगा। मैं इतने बड़े परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे पिताजी एक बहुत ही यहाँ के प्रसिद्ध लोगों में से एक थे, सोना बाबू, और उनके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी उनके जैसा ही बनना चाहिए। उनके जैसा अगर मैं बन जाऊं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो यही सोच करके मैं फिर से समाज सेवा में आया। अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके मैंने समाज के लिए भी काम करना शुरू किया और आज जो भी है वो उसी की वजह से। बिल्कुल। और जिस प्रकार से पता चला कि आपने स्टार्टिंग में करनी सेना को ज्वाइन किया और अभी आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं करनी सेना के, और वैसे तो कहा जाता है कि राजपूत का कोई ये नहीं होता है, जात नहीं होता है। राजपूत जो है वो सबके कल्याण के लिए काम करता है। लोग चाहे कुछ भी कहें, तथाकथित तौर पर कहा जाता है कि राजपूतों ने शोषण किया, दोहन किया, लेकिन राजपूतों को पता है कि उसने शोषण किया या शासन किया। ये भी बात अभी अब धीरे धीरे आने लगा है कि लोकतंत्र में संख्या के आधार पर अगर किसी को न्याय देना हो तो न्याय उसे नहीं मिलता। अगर 10 आदमी में से 6 आदमी किसी को कह दे कि इसे मौत की सजा दे दी जाए तो उसके न्याय का परख जो है वो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। न्याय एक ताकतवर और समझदार आदमी ही कर सकता है और वो धर्म क्षत्रिय ने, राजपूतों ने अपने ज़माने में निभाया और उसी का कारण है कुछ लोग उस पर टारगेट भी करते हैं। करनी सेना आपके क्षेत्र में जिस प्रकार से समय समय पर आपका कोई प्रोग्राम होता है, वहाँ पे आपने अभी कहा कि एक आपने सीनियर सिटीजन क्लब की मुहिम शुरू की है और हर एक कस्बा में आप उसका एक ब्रांच खोल रहे हैं, जहाँ आप लोग आसपास के लोगों के सहायता के लिए हर महीने 3000 चाय पानी के लिए जहाँ नहीं मिलता है, ताकि लोग खामखा लोग पत्ते खेलते हैं, समय बर्बाद करते हैं, तो कुछ अच्छा समाज के लिए सोचे। इसके लिए आप लोग क्लब भी खोल रहे हैं। इसका आगे और क्या विस्तार करना है, कैसे विस्तार करना है, क्या रूपरेखा आपने बनाया है? एक पहले आपने तो सारा बात क्या होगा, सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं। राजपूत मतलब होता है राजा का पुत्र, और राजा का कोई जात नहीं होता है। राजा सबका होता है, वो किसी एक जाति से बंधा हुआ नहीं रहता है। तो जितने भी राजपूत हैं वो पैदा ही होते हैं लोगों का मदद करने के लिए। लोगों का जो कमज़ोर है, जो कुचले हुए हैं, उनके मदद के लिए ये लोग, इनका जन्म ही उसी के लिए होता है। और हमें बड़ा गर्व है कि मैं एक राजपूत परिवार से हूँ और ये गर्व सबको अपने अपने जन्म पर होना चाहिए। लेकिन जातिवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो तय है, क्योंकि हम लोग पैदा ही होते हैं सबका मदद करने के लिए। हम लोग अपनी ताकत, ये इतिहास गवाह है इसका। हाँ, ये बात तय है कि लोगों ने या मूवीज में इसको बड़ा तोड़ मरोड़ के बड़ा विलन टाइप का दिखाया जाता है। ये मेरे ख्याल से एक गलत प्रथा है। इतिहास गवाह है इसका, जो लोग इतिहास पढ़े हैं वो जानते हैं इसके बारे में। ये तो पहला बात हुआ। दूसरा बात आपने कहा सीनियर सिटीजन क्लब का, तो मैं जब समाज सेवा में आया हूँ पिछले 5 साल में, तो मैंने ये देखा है कि समाज के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको कहीं बैठने का जगह नहीं मिलता है। जहाँ 5 आदमी बैठे हुए होते हैं वहाँ अगर वो जा कर के बैठते हैं तो वो लोग थोड़ा संकुचित हो जाते हैं,
उठ के वहाँ से चले जाते हैं कि एक हमार चचा आए गए, हमार बाबूजी आए गए, हमार बाबा आए गए, तो वहाँ से लोग उनसे कट लेते हैं। तो मैंने एक अपने संगठन में एक चीज़ ये किया कि जो लोग ऐसे छोटे छोटे कस्बे में, शहर में तो बहुत सारा उपाय है, वो टीवी देख लेते हैं, वो अपना समय पास कर लेते हैं, लेकिन गांव में शाम और सुबह के समय में एक कप चाय के लिए भी वो लोग थोड़ा सा मतलब वंचित हो जाते हैं एक कप चाय से भी। तो मैं एक ऐसा एक इंतजाम करना चाहता हूँ अपने बुजुर्गों के लिए कि वो लोग एक जगह बैठे, उसको मैंने एक सीनियर सिटीजन क्लब के रूप में दिया है और उसमें हम लोग कुछ राशि वहाँ दें। उस राशि से जो उनका चाय, भले नींबू का ही चाय सही, लेकिन एक कप चाय हो जाए, थोड़ा उनके बैठने उठने के लिए 12-15 कुर्सियाँ हो जाए और एक माहौल बने कि ये जगह उनका है, उनको गर्व से उनको कोई वहाँ पे बैठने में कोई दिक्कत न महसूस हो, उनको लगे कि ये जगह मेरे लिए, ये जगह मेरा है। ऐसी व्यवस्था मैं करके देना चाहता हूँ। मैं अपने संगठन के थ्रू इस काम को कर करके लोगों के बीच में डालना चाहता हूँ, कस्बों में, छोटे छोटे कस्बों में मैं ये। और इसका स्टार्टअप भी आपने मैंने किया है, बिल्कुल स्टार्टअप भी कर दिया है। आगे हम आते हैं, जैसे अभी हम लोग घूम रहे हैं, हमें भी पता चला क्योंकि 4-5 महीने बाद यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है बिहार विधानसभा का, और आप भी समाज से जुड़े हैं तो लोगों की नजरें आप पे भी टिकी हुई है कि समाज सेवा कर रहे हैं, तो लोग सोचते हैं क्यों कर रहा है, कुछ न कुछ होगा इसमें, राजनीति तो जरूर होगा, विधायक तो नहीं बनना चाहता है। विरोधी खेमा भी ये सवाल पूछते हैं और जो समाज के लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं कि क्या विक्रम सिंह जी आने वाले विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के तौर पर हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, या समाज सेवा में ही वो खुश हैं? देखिए, एक्चुअली समाज सेवा ही तो मकसद है ना मेरा। जी जी। आप अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूँ तो बैक ऑफ द माइंड मेरे यही होगा कि मुझे और बढ़ चढ़ के समाज की सेवा करना, और ज्यादा समाज सेवा करना, वो एक मेरे लिए एक एडअप हो जाएगा उसमें। वरना जो काम मुझे समाज सेवा के लिए करना चाहिए वो मैं अपने औकात के मुताबिक कर रहा हूँ। जितनी मेरी हैसियत है, जितना मेरा औकात है, उस हिसाब से मैं समाज को अपना समय दे रहा हूँ, समाज का इज्जत कर रहा हूँ, समाज को एक जगह बैठा रहा हूँ, गोलबंद कर रहा हूँ। जो छोटी मोटी पंचायती होती है जिसको गांव में हम लोग करते हैं, वो भी मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष रूप से उसका निष्पादन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब तो हम कर ही रहे हैं। अगर हमें सरकार का साथ मिले, अगर हमें सपोर्ट मिले राजनीतिक तौर पर, तो इस काम को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर राजनीति में अच्छे लोग आ जाएं तो राजनीति में बदलाव आ सकता है। और पहले जैसे लोग कहते थे कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है, तो जब गंदे लोग आएंगे तो गंदी रहेगी, और आप जैसे लोग अगर उसमें आएंगे तो कहते हैं कि गंदे चीज को भी साफ किया जा सकता है। और उसकी शुरुआत धीरे धीरे पॉलिटिक्स में हो भी रही है। बहुत सारे अच्छे लोग राजनीति में अब आ रहे हैं। अगर आप आएंगे तो मुझे लगता है आलमनगर का एक जो क्षेत्र है वो और ज़्यादा जल्दी डेवलप होगा, विकास होगा। क्या आप मानते हैं कि आलमनगर की जो समस्याएं हैं, खासतौर पर अब तो थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन 5-6 महीने आपका ये पूरा इलाका जो है जलमग्न रहता है, कहीं पानी भी पानी होता है और कहीं पीने के योग्य भी पानी नहीं रह जाता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की मुझे यही लगता है। अगर आपको मौका मिले तो आप क्या क्या करेंगे और क्या क्या बदलाव आप सोचते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन पर्सनल खर्चा से, समाज सेवा तो छोटा मोटा कर रहे हैं लेकिन पर्सनल खर्चा से लोग उतना बड़ा काम नहीं कर सकते, तो क्या क्या आपकी योजना में है कि हमें ये काम आलमनगर के लिए करना है? देखिए, यहाँ पर जो आपदा के रूप में आता है, जैसे बाढ़ है, बाढ़ यहाँ के लगभग 70% जगहों पर हर साल पानी जलमग्न हो जाता है वो। तो धीरे धीरे यहाँ के लोग तो सीख गए हैं कि उससे कैसे निजात पाना है, लेकिन सरकार मजबूरी में, हाँ सही बात है, लेकिन इसको हर साल आना है उसको। लेकिन सरकार के तरफ से जो इसका जो मदद होना चाहिए, वो उसका सबसे मूल रूप है खाने और पीने का व्यवस्था उस समय में जो लोग फंसे हुए रहते हैं बाढ़ में। आप देखिए, जितना भी ये बाढ़ का जो बाढ़ राहत केंद्र बनाया गया है वो खुद ही पानी में डूब जाता है, खुद ही डूब जाता है। तो वो तो बाढ़ राहत केंद्र ही पानी में डूब जाएगा तो राहत अब कैसे देंगे? कैसे? तो कहीं ना कहीं जो
प्लानिंग हुआ है पहले वो विफल रहा है, तो ठीक है, विफल, हम इंसान हैं, हमसे भी मतलब ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें गलतियां हो सकती है, उसी को रेक्टिफाई कर करके और बेहतर इसको किया जा सकता है। सबसे पहले जो बुनियादी जरूरत होती है बाढ़ पीड़ितों के लिए वो है उनका भोजन और उनका पानी। इस पर सरकार काम करे। बाढ़ राहत केंद्र ऐसे जगह पर बनाया जाए जहां पर 99% ये उम्मीद है कि यहाँ पर पानी नहीं आएगा, चाहे वो बहुत कम संख्या में हो, लेकिन जितना भी हो वो ऐसे जगह पे हो जहाँ पर कि पानी आने का संभावना नहीं। जैसे प्रॉपर आलमनगर, एक ये आलमनगर मार्केट के लिए एक वरदान के रूप में उस समय होता है कि सारे लोग जो भी आसपास के हैं वो आलमनगर में अपना एक आशियाना जरूर बनाते हैं, ताकि वो 6 महीना जो हम पूरे दुनिया से कटे रहते हैं उस 6 महीने का राहत हमारा आलमनगर में हो जाए। इसीलिए शायद आलमनगर में भीड़ ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है, एक छोटा मोटा शहर हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब बाढ़ का जो समय होता है सारे लोग आसपास के आलमनगर के आसपास आके बस जाते हैं, और इसलिए ये शहर भी बन गया। बहुत पुराना जो इतिहास है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट जो मधेपुरा है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको शायद नाव का सहारा पहले लेना पड़ता था, और जो दूसरे घोड़ा गाड़ी वो इस सबसे आप लोग जा पाते थे। दूसरी जो समस्या है वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र, आप डॉक्टर भी रह चुके हैं, हालांकि हैं भी हैं मतलब पहले सरकारी थे अब अपना खुद का। तो जो स्वास्थ्य केंद्र आपके ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी है, कहीं ANM सप्ताह में 1 दिन पहुंच जाता है, कहीं 15 दिन में पहुंचता है, और कहीं ऐसी स्थिति है कि उप स्वास्थ्य केंद्र 10-10 किलोमीटर तक है ही नहीं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है उन ग्रामीण लोगों के लिए जो दियारा के क्षेत्र में बसे हुए हैं। अगर उन्हें कोई छोटा मोटा बीमारी आ जाए तो वो उसे लेकर आलमनगर या कहीं और जाना पड़ता है। क्या इन चीज़ों के सुधार की भी जरूरत महसूस होती है? देखिए, जब आपदा का समय होता है उस समय तो सारे लोगों को, यानी जितने भी ग्रामीण हैं उन सबका ये फर्ज बनता है कि अगर आप इस जगह से कुछ ले रहे हैं, मतलब आप देश से कुछ ले रहे हैं, उससे पहले आपको देश को देना है। पहले कुछ देना सीखिए, फिर आपका कोई अधिकार बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देने के रूप में मुझे लगता है कि यहाँ की जो मेडिकल जो व्यवस्था है, सरकारी प्लस प्राइवेट, उन सब को एकजुट होकर के और एक साथ काम करना चाहिए। आपदा के समय में ये उनका एक तरह से जीववाणी बनता है ये, और ये बात उनको बताना पड़ेगा। ये यहाँ के नेता लोग, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनको प्रोत्साहित करें, ताकि वो जो प्राइवेट लोग भी हैं, जो प्राइवेट रूप से जानकारी रखते हैं मेडिकल का, वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें कुछ डिग्री होल्डर भी हैं, कुछ नॉन डिग्री होल्डर भी हैं, पर जानकारी रखते हैं वो। बिल्कुल। तो आपदा के समय में हमारे जनप्रतिनिधियों को ये अश्योर करना चाहिए, ये निश्चित करना चाहिए कि उन लोगों को हम लोग मोटिवेट कर करके और लोगों की मदद के लिए वहां पहुंचाए। ये अकेले सरकार के बस की बात नहीं। सरकार प्लस जो आवाम हुई है, जो इस जगह से कुछ कमा रही है, स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं, जो भी इस मेडिकल लाइन के लोग हैं, वो लोग आगे बढ़ करके आपदा के समय में एक इमरजेंसी के तौर पर सेवा दें। आपदा की बात है, और आम दिन के लिए भी, ये जो मेरा सवाल दरअसल था वो आम दिन के लिए भी, जैसे बाकी के बाढ़ के अलावा भी ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर नहीं पहुंच पाते हैं, वहाँ पे भी इलाज नहीं कर पाते हैं। आपने बड़ा अच्छा कहा कि सरकार के साथ साथ और आम लोग भी जो इस पेशा से जुड़े हुए हैं वो कर सकते हैं। एक और सवाल बनता है जो कि बड़ा लोग जानना चाहते हैं कि अगर विक्रम बाबू को समय मिलता है तो वो कौन से पार्टी से ज़्यादा अपने आप को ये मानेंगे कि इस पार्टी में हमें जाके और चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, अगर विचारधारा की बात करें तो विचारधारा तो ये है, हिंदुस्तान एक मतलब सेकुलर कंट्री है, और हम सब जो यहाँ पे हैं, हम सबको यहाँ पे ये हम सबका, हम लोग सबको का है ये। तो मेरे ख्याल से जो संविधान बना है
उसके तहत जो पार्टी काम करती है वो मेरे नज़र में बिल्कुल सही कर रही है। बिल्कुल संविधान से हट के काम नहीं करना है, संविधान के मुताबिक काम करना है। ये देश सब कोई का है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, सभी के लिए है। ये सेकुलर कंट्री है और सेकुलरिज्म को बहुत ही इज्जत से देखना है, उसके लिए काम करना है। बिल्कुल ऐसी कोई पार्टी जो इस चीज़ को फॉलो करती है वो मेरे लिए आइडियल है और अच्छी है। बिल्कुल। तो पता ये भी चला कि शायद आरजेडी की तरफ से भी आपके पास कुछ प्रपोजल आया हुआ है। मैं जो काम कर रहा हूँ उसके बाद मुझे जो प्यार लोगों से मिला है उसके बिना पर मेरे पास सर्वेयर आए हैं, उन्होंने मेरे बारे में पूछताछ कर करके फिर आगे उनका रिपोर्टिंग किया है। पर अभी मेरे पास इट्स टू अर्ली टू से, समय बीतेगा तो मेरे पास प्रपोजल भी आएगा और मैं उसी मुताबिक उसको एक्सेप्ट करूँ। अभी तो समय है उसमें। बिल्कुल ठीक है। लास्ट में जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के आप समाज सेवा कर ही रहे हैं, चुनाव के दिन जब चुनाव आता है तो लोग वोट डालने में थोड़ा कभी तो पोलराइजेशन हो जाता है, हिंदू मुस्लिम ये जातवाद की, ये उम्मीदवार यादव है, ये उम्मीदवार इस तरह से है। तो आप यहाँ आलमनगर के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए कि वो वोट डालने जाएं? तो ये जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है तो इसमें वो क्या सोच के वोट दें? देखिए, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो ऑब्वियसली वो देश को देखते हुए होता है, पर जो विधानसभा का इलेक्शन होता है वो गांव को देखते हुए होता है या अपने शहर को देखते हुए होता है जहां का इलेक्शन हो रहा है। ये लोकल बॉडी इलेक्शन। तो लोकल बॉडी इलेक्शन में आपको पार्टी को छोड़ करके कैंडिडेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट जो एक जो इसको कहते हैं बेदाग हो और जिसका संस्कार हो, जो बेदाग हो, जो एक अच्छी छवि वाला आदमी हो, आप उसे चुनिए ताकि अगर आपका कुछ फायदा नहीं पहुंचा पाया वो मान लीजिए तो आपका कोई नुकसान भी ना हो, क्योंकि कमाने खाने वाले हम सब हैं। बहुत ही कम हम लोगों को नेताओं के पास जाने का जरूरत पड़ता है, पर जब ऐसा जरूरत पड़े तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे जैसे हों, संस्कारी हों, एक बेदाग छवि के लोग हों, अच्छे लोग, आसानी से उपलब्ध हो सके। आसानी से उपलब्ध हो, सबसे बड़ी बिल्कुल। साफ तौर पर जिस प्रकार से कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में या समाज सेवा में लोग किसी का हेल्प इतना ही कर सकता है कि वो आपके लिए फ़ोन घुमा दे, काम हो ना हो वो बड़ी बात है, वो आपसे मिल ले, इसमें भी लोग खुश हो जाते हैं। चलिए हमारे साथ खड़े होके इन्होंने हमारा दुख जाना। बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो दुख की घड़ी में आपका फ़ोन नहीं उठाते या आप डायरेक्ट उनसे मिल नहीं सकते हैं, तो ऐसे नेताओं को वोट देने का क्या फ़ायदा। लोकतंत्र के इस बड़े त्यौहार में आपसे इन्होंने भी अपील किया और हम भी वही अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को वोट दीजिए, ऐसे लोगों को चुनकर भेजिए जो आपके क्षेत्र की आवाज़ को लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में या लोकसभा में जाकर आपके क्षेत्र के मुद्दे को उठाए और आपके विकास के लिए काम करे। अगर गलत लोग बार बार चुन के चले जाएंगे तो विकास शिथिल पड़ जाएगा और कहीं ना कहीं बार बार होने से व्यक्ति में घमंड भी आ जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप लोग वोट कीजिए। विक्रम बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।